Assalamu alaikum everyone. Welcome to the 10th lecture of Social Studies. I'm your teacher Sara Nadeen. Hopefully you all will be fine and safe at your homes. We started chapter number 12, Pakistan's chronology 1970 to 2008 in the previous lecture, and we studied page number 94. बेसिकली हम इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख रहे हैं इस चैप्टर में 1970 से लेके जो कि सिविल वॉर जब हुई थी, बांग्लादेश की सेपरेशन जब हुई थी, वहां से लेके हमने 2008 तक देखना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरह से चली है, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े और इंटरनेशनल जो इवेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे उनका पाकिस्तान पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 95 and 96 in this lecture. So this is the image of page number 95. इसमें से कुछ पिक्चर्स तो हमने रेलिवेंट थी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हमने डिस्कस कर ली थी. फर्दर हम इसको 1978 से रीडिंग्स की स्टार्ट करेंगे और जो साथ साथ रेलिवेंट पिक्चर्स आएंगे वो साथ साथ हम देखते जाएंगे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स की होंगी यहाँ पे. एंड दिस इज पेज नंबर 96. ठीक है, मे बी हम पेज नंबर 96 पढ़ेंगे 1993 के ईयर तक और साथ साथ इमेजेस को भी देखेंगे. जो भी पर्सनालिटीज की पॉलिटिकल लीडर्स की इमेजेस आएंगी उनको भी साथ साथ ही हम देखेंगे रीडिंग के साथ साथ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद द ईयर 1978. इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर पे हमने देख लिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का हुक्म दे दिया गया था, उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी. देन जनरल ज़ियाउल हक तो आ चुके थे उस टाइम तक और 1978 में जब जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या किया था, शरिया लॉ इम्पोज कर दिया था कंट्री में. अब इम्पोज का क्या मतलब होता है? इम्पोज मीन्स टू स्टैब्लिश और टू अप्लाई, बेसिकली नाफिज कर देना, लगा देना, अप्लाई कर देना. अब शरिया लॉ का क्या मतलब है कि कंट्री का लॉ बेसिकली इस्लाम के अकॉर्डिंगली होगा. हमारी जो शरीयत है, हमारे इस्लामी रूल्स हैं, हमारे इस्लामी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली कंट्री को रूल किया जाएगा और कंट्री का पूरा लॉ बनाया जाएगा. तो उन्होंने सबसे पहले आके ये काम किया था, शरिया लॉ बनाया था. अब बेसिकली कुछ कुछ चीजें क्या आ जाती है उसमें, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है. जैसे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होती है? इंटरेस्ट फ्री, नॉट रिक्वायरिंग द बोरोअर टू पे एनी इंटरेस्ट, या बिला सूद, बगैर किसी सूद के. तो उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में सूद नहीं है, तो उन्होंने बिला सूद ये जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग थी इसको स्टार्ट किया था. सूद का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया था किसी हद तक कंट्री से. फिर सिवियर पेनल्टीज. पेनल्टीज क्या होता है? अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ. सजा या जुर्माना, बेसिकली कोई भी लॉ को ब्रेक करने पे कोई पनिशमेंट मिलना, दैट इज अ पेनल्टी. और ऑफेंसेस, ऑफेंस सिंपली मीन्स क्राइम या जुर्म कोई भी. तो पेनल्टीज जो थी, पनिशमेंट्स जो थी बहुत ही सिवियर हो गई थी. इस्लाम के अगेंस्ट भी, कोई भी इस्लाम के अगेंस्ट भी बात करता था या जनरली भी जो सजाएं दी जाती थी किसी भी क्राइम की बेस पे, वो जो सजाएं थी वो बहुत सिवियर हो गई थी. इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने भी इशू उठाया. ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वॉइस रेस की कि जैसे पहले के ज़माने में उस टाइम में होती थी कोड़े मारने वाली सजाएं, और इस टाइप की जो सिवियर पनिशमेंट्स थी वो आ गई थी, जिसपे बहुत लोगों ने इशू भी उठाया. ज़ियाउल हक के अगेंस्ट भी बहुत से लोग खड़े हुए, बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत से क्वेश्चन रेस किया, वॉइस रेस की इन सब पेनल्टीज के अगेंस्ट. के अब आजकल के दौर में कहाँ इस तरह की, यूजुअली मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी पेनल्टीज या पनिशमेंट्स होती हैं, तो इस पे क्वेश्चन रेस किया गया था. He hoped to win the support of religious parties. Basically उसके करने की रीजन क्या थी? उसको सपोर्ट चाहिए थी रिलीजियस पार्टी से, जो इस्लामिक सारी पार्टीज थी. अब देखें ना, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा याद हो कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो उसकी एरा के रिलेटेड देखा कि उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा खड़े हुए थे इस्लामिक पार्टीज. उनको उसकी पॉलिसीज नहीं पसंद आई थी, इस्लामिक जो लीडर्स थे उनको. तो इसने सबसे पहले आके कोशिश ही वही की कि क्यों ना रिलीजियस पार्टीज को ही खुश किया जाए, सबसे पहले उनकी सपोर्ट ली जाए. उसने आके ज़ियाउल हक ने आके शरिया लॉ लगा दिया कंट्री में, और इस तरह की बिल्कुल इस्लाम से इस्लामिक लॉज लगा दी. किसी हद तक अच्छी भी चीज थी, किसी हद तक बहुत ज्यादा सिवियर हो गए थे लॉज, स्पेशली पेनल्टीज के केस में. ओके, सो ईयर 1979 में अब क्या हुआ था फर्दर? सबसे पहले तो अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फाइनली डेथ सेंटेंस जो है था जारी कर दिया गया था, और उनको जो फांसी देने का हुक्म आ गया था ऑफिशियली. पहले, इससे पहले तक वो इम्प्रिजन थे, कैद थे, लेकिन फाइनली जो डेथ सेंटेंस आया था वो अप्रैल 1979 में आया था. उनको फांसी दे दी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को. दूसरी तरफ 1979 में, दिसंबर 1971 में प्रोबेबली, यस, रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया था, हमला किया था.
और सोवियत अफगान वॉर ये काफ़ी टाइम चली थी, आई थिंक 9 और 10 ईयर्स का ड्यूरेशन था इस वॉर का, काफ़ी टाइम चली थी। अब अफगानिस्तान जो था दूसरी तरफ पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री था, तो पाकिस्तान ने किसी हद तक हेल्प भी की। बहुत से जो मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज, बहुत से लोग जो अफगानिस्तान के थे वो पाकिस्तान आ गए थे, और उस इशू फिर हुआ था पाकिस्तान में हमारे पास हमें इतनी स्पेस और फिर उनको हर तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे पाकिस्तान पे एक तरह से क्राइसिस आ गया था उस टाइम पे, सिर्फ अपनी नेबरिंग कंट्री की हेल्प करने के चक्कर में। और इस वॉर में इतने टाइम जो चली, रशिया तो वैसे ही भी स्ट्रॉन्ग था, कंट्री था, लेकिन फिर भी 10 साल इतना अपने बजट लगाना अपनी कंट्री का सिर्फ एक वॉर पे, अपने सोल्जर्स, कितने लोग मरे, सोल्जर्स मरे, आम सिविलियंस की भी डेथ्स हुई काफ़ी। अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा। अफगानिस्तान तो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इस सब केस में, लेकिन ना कोई एडवांस वेपन्स थे बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान के तो आई थिंक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की भी शुरू में ही डेथ हुई थी, इसी वॉर के चक्कर में मारे गए थे वो। बहुत कुछ हुआ था इस वॉर में भी, बहुत लंबी हिस्ट्री है इस वॉर की भी, तो अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है रशिया सोवियत अफगान वॉर का। दूसरी तरफ इस वॉर में सिर्फ और सिर्फ रशिया और अफगानिस्तान इन्वॉल्व नहीं थे, पाकिस्तान और यूएस से भी किसी हद तक बहुत इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान तो हेल्प कर ही रहा था, लेकिन जो इशू आ रहे थे पाकिस्तान को कंट्री में, वहां पे फिर हेल्प की यूएसए ने पाकिस्तान की। यूएसए ने बहुत बड़ी एड दी थी, बहुत बड़ी अमाउंट दी थी जियाउल हक को, इसके लिए सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान को वो सपोर्ट करें, अफगानिस्तान, हम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट करें रशिया के अगेंस्ट। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरनेशनल अफेयर्स का आइडिया हो तो इस चीज़ का ज़रूर आइडिया होगा कि एक रशिया और यूएसए की कोल्ड वॉर एक बहुत टाइम से चल रही है, दोनों कंट्रीज की कभी बनी नहीं है, बहुत इन लोगों को आपस में इन कंट्रीज की चलती रही है शुरू से ही। तो जब ये सिचुएशन देख रहा था तो फाइनली यूएसए ने इंटरवीन किया, और यूएसए ने क्या किया कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसे दिए कि आप यहाँ पे जो है रशिया के अगेंस्ट हमारी हेल्प करें, हमारा साथ दें। और बहुत सारे पैसे जियाउल हक ने उस टाइम लिए फिर इनसे, यूएसए से, सिर्फ और सिर्फ रशिया के अगेंस्ट उसके लिए बहुत। फिर इसी तरह से इसी दूसरी तरफ यूएसए ने अफगानिस्तान को भी बहुत से वेपन सप्लाई किए, एडवांस वेपन्स, और फिर उससे फाइट करके फाइनली जो था ये वॉर खत्म हुई थी और अफगानिस्तान ने विन किया था यूएसए की सपोर्ट की वजह से। और यूएसए ने बहुत अपना इन्वेस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि रशिया को हराने के लिए। रशिया ने और वीक हो जाना था, रशिया की इकोनॉमी वैसे भी सफर कर रही थी इतनी लंबी वॉर की वजह से, काफी बजट उनका लग रहा था इस पर, तो फिर फाइनली यूएसए ने भी इंटरवीन किया सिर्फ रशिया को हराने के लिए, और हार भी क्या था रशिया फाइनली उसके बाद। और दूसरी तरफ एक ये भी चीज थी कि जियाउल हक ने यूएसए से बना के बहुत ज्यादा रखी थी उस टाइम पे, जियाउल हक ने कहीं भी बिगड़ने नहीं दी थी। वेस्टर्न सपोर्ट एक फिर जियाउल हक को बहुत रही थी यूएसए के साथ बना के रखने की वजह से। फिर ये जो सपोर्ट मिली, वेस्टर्न पावर्स ने इग्नोर कर दिया ह्यूमन राइट इश्यूज को, जो जियाउल हक की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा था उस टाइम पे, कि एक जो एक ह्यूमन राइट्स इश्यूज आ रहे थे, लोगों को एक इंसान नहीं समझा जा रहा था, इतनी सिवियर पेनल्टीज दी जा रही थी, बहुत सी जगह पे औरतों के साथ ज्यादती हो रही थी, उनके साथ कोई उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे इस्लाम के नाम पे। उन इश्यूज के चलते हुए जो था ह्यूमन राइट्स तो वैसे ही बहुत आवाज उठा रहे थे जियाउल हक की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इसी के चलते चलते साथ साथ दूसरी तरफ ये भी एक बहुत इशू उठ रहा था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जरूरत है, एक जमहूरियत आनी चाहिए, एक सिविलियन गवर्नमेंट आनी चाहिए। कब तक आखिर ये मिलिट्री गवर्नमेंट ही चलती रहेगी? पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की और सिविलियन गवर्नमेंट की जरूरत है। तो ये एक डेमोक्रेसी की बेसिकली हर किसी को राइट है कि गवर्नमेंट में आके अपना रोल प्ले कर सके, तो वो राइट पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल रहा था। किसी ना किसी हद तक बार बार कहीं ना कहीं से मिलिट्री गवर्नमेंट भी आती जाती, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा वॉइस रेस कर रही थी कि डेमोक्रेसी लाएं पाकिस्तान में। लेकिन जब ये सब इस तरह से सपोर्ट मिली यूएसए की और वेस्टर्न पावर्स ने भी काफी हद तक वो सब भूल गए, क्योंकि यूएसए बहुत सपोर्ट, बहुत एक बड़ी सपोर्ट थी पाकिस्तान के लिए, और जियाउल हक को बहुत सपोर्ट उस टाइम मिली भी थी। जियाउल हक ने फिर यूएसए के साथ बहुत बना के रखी थी। उसके बाद चेंजेस जो पॉलिसीज जियाउल हक ने बनाई थी वो लोगों वैसे भी पसंद तो कर नहीं रहे थे, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको दबा दिया गया, लोगों की ज्यादा चली नहीं थी उस टाइम पे जियाउल हक के अगेंस्ट, और कोई भी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे जियाउल हक की इन पॉलिसीज की वजह से। और इसके अलावा वही चीज, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था जियाउल हक पे इंटरनेशनल लीडर्स की तरफ से। 1979 ईयर की बात है, जनरली जियाउल हक पे बहुत क्रिटिसाइज किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल लीडर्स ने, बहुत सी कंट्रीज ने, यूके बहुत बोला था जियाउल हक के अगेंस्ट के जरूरत है, यहाँ पे कंट्री का बुरा हाल होता जा रहा था इन पॉलिसीज की वजह से।
ओके देन 1984 टू 85 अब इन 2 ईयर्स में क्या हुआ था यहाँ पे 1984 में ज़ियाउल हक ने क्या किया, एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम सबसे पहले क्या होता है, जनरल वोट और सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन, वोटिंग कराना और वोटर्स को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन को ही दे देना, मोस्टली उसका आंसर यस और नो में किया जाता है। ये लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसकी बेस पे एक डायरेक्ट डिसीजन ले लिया जाता है। रेफरेंडम इसको कहते हैं, लोगों की बेसिकली इजहार राय, लोगों की राय लेना, उनसे अप्रूवल लेना, उसकी बेस पे डिसीजन ले लेना। ठीक है, ज़ियाउल हक ने एक रेफरेंडम कराया, बेसिकली वोटिंग ही होती है। ओके, एक तरह की वोटिंग ही होती है, वोटिंग कराई अपनी किसके लिए, इस्लामाइजेशन पॉलिसी। अब इस्लामाइजेशन का वर्ड एक न्यू यूज किया गया इसकी, बेसिकली इस्लामाइजेशन उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और अंडर इस्लामिक रूल। बेसिकली इस्लामिक रूल के अंडर कंट्री को ले आना, दैट इज इस्लामाइजेशन। इसकी पॉलिसीज को इस्लामाइजेशन पॉलिसीज कहा जाता है, जनरली टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए यूज की जाती है, और इस्लामी हुक्मरानी उर्दू में आप यूजली कह सकते हैं इसको। उसके लिए सर रेफरेंडम कराया, लोगों से ये पूछा गया कि क्या वो खुश हैं, इसकी पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया गया था, इसकी बेस पर लोगों ने आंसर किया और उसकी बेस में एक सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स निकले थे कि इसके फेवर में रिजल्ट्स निकले थे, ज़ियाउल हक के फेवर में उस टाइम पे इसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट। सो रिजल्ट्स उसके फेवर में निकले, ज़ियाउल हक के फेवर में सरप्राइजिंगली। और उससे ये बहुत क्वेश्चन रेज किया गया था कि शायद बीच में कुछ धांधली हुई है या कुछ गड़बड़ की गई है या कुछ इस टाइप की चीज़, कुछ डिस्टर्बेंसेस नोटिस की गई लोगों की तरफ से। लेकिन फाइन रिजल्ट तो उसके फेवर में निकल आया था और वही ज़ियाउल हक जो थी, उन्होंने, उनकी कोशिश भी यही थी कि प्रेसिडेंसी उनकी कायम रह सके 1990 तक एटलीस्ट, और वो हो भी गया था उनका रिजल्ट उस वक्त में। इस रेफरेंडम की बेसिस पे उनको एक वो टाइम मिल गया था, वो टाइम पीरियड अपनी प्रेसिडेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। देन उसके बाद जब ज़ियाउल हक को फील हुआ कि अब सारी कंडीशंस उनके फेवर में, उन्होंने फिर फाइनली कंट्री में दोबारा इलेक्शंस करवाने की सोची, कि उनको लगता था कि शायद अब इलेक्शंस करवाएंगे तो वो खुद ही भी इलेक्ट हो जाएंगे, लोग उनके फेवर में हैं। तो 1985 में फिर दोबारा से इलेक्शंस हुए थे और ये इलेक्शंस भी एक अलग ही एक स्टोरी है। इन इलेक्शंस की भी ज़ियाउल हक ने बहुत से इलेक्शंस के रूल्स चेंज किए 1985 इलेक्शंस के, बहुत, जिसकी वजह से अपनी मतलब कि वो बेसिकली वो यही चाहते थे कि उनकी प्रेसिडेंसी कंटिन्यू रह सके। कुछ इलेक्शंस के उन्होंने खुद से रूल्स चेंज किए जिसकी वजह से बहुत से जो अपोजिशन में कैंडिडेट्स थे उन्होंने वैसे ही बायकॉट कर दिया इलेक्शंस का, और उसके रिजल्ट में ज़ियाउल हक अगेन विन कर गए 1985 के इलेक्शंस। बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी थी और विन कर भी गए थे ज़ियाउल हक अपनी इलेक्शंस को 1985 के। फिर क्या हुआ था, मार्शल लॉ फाइनली हट गया था और सिविलियन गवर्नमेंट आई थी, पार्लियामेंट सारी बनाई गई थी, लोग जो इलेक्ट होकर आए थे उससे। और अब सिविलियन गवर्नमेंट कैसे, यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट होती है जो लोगों की बेसिस पे आई जाए, लोगों के लिए लोगों की गवर्नमेंट बनाई जाए, आम लोगों की। लेकिन सिविलियन ये इस तरह से हो गया, हालांकि ज़ियाउल हक थे तो आर्मी के ही, लेकिन जब लोगों ने उनको इलेक्ट किया, लोगों ने उनको चूज किया, उनको वोटिंग मेजोरिटी की बेस पर मिली, तो फिर वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आ गए ना, क्योंकि लोगों की चॉइस पे आ गए। वोटिंग के बाद डेमोक्रेसी आई कंट्री में। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी का जो इंटरनेशनली बहुत क्वेश्चन उठ रहा था पाकिस्तान में, उनको चुप करवाने के लिए इलेक्शंस किए गए थे और कि डेमोक्रेसी की बेस पे भी वही फाइनली सेलेक्ट हुए थे और फिर वही उन्हीं की गवर्नमेंट आई थी। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी 1988 की बात है इसमें जो बताई हुई है, लेकिन ये इसमें यहीं पे इकट्ठी बात की हुई है इसी 1984-85 के ईयर में। ज़ियाउल हक बेसिकली गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे बिल्कुल भी, तो उन्होंने सारी गवर्नमेंट खत्म कर दी और इसके साथ साथ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो को भी डिसमिस कर दिया। और ये 1988 में हुआ था, टू बी वेरी क्लियर, मैं अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऐड किया हुआ है कि आपको जब जनरल बात की जा रही है ज़ियाउल हक और उसकी पॉलिसीज की, तो यहीं पे उसका रेजिम की भी बात की गई है, आगे जो फर्दर उन्होंने काम किया। और मोहम्मद खान जुनेजो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। ये मोहम्मद खान जुनेजो की पिक्चर आपकी बुक से, और ये वैसे पिक्चर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस क्लियर नहीं हो रहा था इनका, तो मैंने इंटरनेट से पिक्चर इंक्लूड की यहाँ पे। तो मोहम्मद खान जुनेजो जो थे उनको भी डिसमिस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, और फिर उसके बाद फाइनली ये सोचा गया कि दोबारा इलेक्शंस कराए जाएंगे, और 1988 में दोबारा इलेक्शंस हुए थे इसकी बेस पे। ओके, सो 1988 में सबसे पहले फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात बेनज़ीर भुट्टो की। वहाँ पे ज़ियाउल हक की मोस्टली हद तक बात खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की बात स्टार्ट हो रही है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। वो पाकिस्तान वापस लौटी थी अप्रैल 1986 में। एग्जाइल होता है, एक्सपेल समवन फ्रॉम द नेटिव कंट्री, जिलावतनी लोगों को उनकी कंट्री से निकाल देना, और दूसरी कंट्री में जब वो जाके रहने लग जाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एग्जाइल। तो यूके में जाके रहने लग गई थी वो, और बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वापस आई थी पाकिस्तान में अपने फादर की डेथ के बाद, उनकी फांसी के बाद।
तो अगस्त 1988 में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की डेथ हो गई थी और एक बहुत सस्पिशियस कहते हैं, डाउटफुल, मशकूक, ठीक है, एक एयरप्लेन में जिसमें बहुत से टॉप आर्मी स्टाफ भी शामिल था, बहुत से आर्मी के बहुत बड़े बड़े जनरल्स थे और साथ साथ यूएस एम्बेसडर भी थे जो कि आर्नल्ड राफेल थे, उस टाइम के यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे, और बहुत बड़े बड़े जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये सारा आर्मी स्टाफ जो था, बहुत बड़े बड़े लोग थे, इन सबकी डेथ हो गई थी। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था कि कुछ बचा ही नहीं था प्लेन में, इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था ये उस टाइम 1988 में। और इसकी भी आज तक कभी रीजन क्लियर ही नहीं हो सकी एग्जैक्टली क्या था, क्या केस था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने इसकी सारी इंक्वायरी कराई थी और दूसरी तरफ यूएसए ने भी अपनी टीम भेजी थी पाकिस्तान में इसकी इंक्वायरी के लिए, और दोनों टीम्स का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट निकला था। यूएसए की टीम ने जनरली कह दिया था कि एयरप्लेन में मैकेनिकल इशू था, जिस खराबी की वजह से एयर क्रैश हुआ, प्लेन की कंडीशन भी सही नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में कहा गया था कि कंडीशन जो पाकिस्तानी इंक्वायरी थी करवाई गई थी, किसी ने प्लेन में गड़बड़ की थी उसकी मशीन्स और पार्ट्स के साथ। तो दिस एंड दैट, तो ये करते हुए कोई फाइनल एक रिजल्ट नहीं निकला था कि क्यों ये इतना बड़ा एयरप्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद कुछ थोड़े से टाइम के लिए 1988 में इलेक्शंस तो वैसे भी अनाउंस हो ही चुके थे ज़ियाउल हक की डेथ से पहले ही, तो इलेक्शंस तो होने ही थे, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए एक मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी जिसमें गुलाम इसहाक खान आए थे एज अ प्रेसिडेंट, थोड़े अरसे के लिए टेम्पररी तौर पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने काम किया था। फिर इलेक्शंस हुए नवंबर 1988 में और इलेक्शंस को बहुत मेजोरिटी से विन किया था बेनजीर भुट्टो ने उस टाइम पे, जो कि फिर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और प्रेसिडेंट उस वक्त फिर गुलाम इसहाक खान ही रहे थे जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, और मिलिट्री जब टेम्पररी तौर पे आए थे लेकिन प्रेसिडेंट वही रहे थे, और जो प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी बेनजीर भुट्टो बनी थी। और बेनजीर भुट्टो इस्लामिक स्टेट की ऐसी पहली पॉलिटिकल लीडर थी जो किसी इस्लामिक स्टेट में इलेक्ट हुई थी और प्राइम मिनिस्टर की बेस पे यूजली वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी एक इमेजिन की जाती है और इस्लाम के बेस पे, इस्लाम के नाम पे, तो ये एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट थी कि औरतों को इस तरह से चांस मिला था। और बेनजीर भुट्टो फाइनली इतनी स्ट्रगल करने के बाद, जिन्होंने अपने फादर की डेथ के टाइम पे और उस सब में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ इश्यूज फेस करने पड़े, बहुत कोशिश की फादर को बचाने की, तो तब चलते चलते इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, फाइनली उस स्ट्रगल के रिजल्ट भी मिला, लोगों ने सपोर्ट किया, वापस आई, तो 1988 में बहुत मेजोरिटी के साथ लोगों ने वेलकम किया था एयरपोर्ट पे, और वो फिर प्रेसिडेंट बन भी गई थी, और ये मॉडर्न इस्लामिक स्टेट की पहली ऐसी पॉलिटिकल लीडर थी जो कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी उस टाइम पे। ओके, सो 1990 के ईयर में फाइनली अब क्या हुआ था आगे, प्रेसिडेंट इसहाक खान ने, जो उस टाइम के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को करप्शन की बेस पे ख़त्म कर दिया और बिल्कुल डिसमिस कर दिया था पूरी गवर्नमेंट को, पूरी पार्लियामेंट को, उनकी पूरी गवर्नमेंट को उनको हटा दिया गया था। फिर अलग से फिर दोबारा इलेक्शंस हुए थे 1990 में, जो कि नवाज शरीफ ने उस टाइम के इलेक्शंस को विन किया था, और साथ ही उसकी इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजेआई कहा जाता है, इसका यूजुअली उर्दू में नेम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, और ये बेसिकली 9 इस्लामिक पार्टीज पे कंसिस्ट करती थी ये अलायंस, जो कि सारी इस्लामिक पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बना ली थी, और ये बनी थी 1988 में ज़ियाउल हक के अगेंस्ट, नहीं ज़ियाउल हक के नहीं, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाई गई थी। और 1988 के इलेक्शंस में ये थी भी अलायंस, लेकिन उस टाइम ये अलायंस ने विन नहीं किया था, बल्कि बेनजीर भुट्टो ने बहुत मेजोरिटी के साथ विन किया था। देन फाइनली यहाँ पे अगेन बेनजीर भुट्टो के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया था बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट, उनकी भुट्टो की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और फाइनली यहाँ पे विन कर भी लिया था एक बहुत मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ ने, और साथ ही उसकी अलायंस ने, दोनों ने मिल के चले थे लोग, और विन कर भी लिया था इन्होंने। फिर इस नवाज शरीफ ने आके जो एक बहुत बड़ा काम किया था, उसने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दी थी एंटरप्राइजेस की, सारी कंपनीज की। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, कि लोगों को जो गवर्नमेंट ने लिए होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जो स्टेट के कंट्रोल के अंडर आ गई होती हैं, उनको वो वापस लोगों को दे दी जाना, वापस उनको प्राइवेट सेक्टर में चली जाना, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाना उनमें से। ये प्राइवेटाइजेशन का काम, ये आपको हमने जैसे पढ़ी थी पॉलिसी नेशनलाइजेशन की, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टार्ट की थी, कि सारी जो इंटरनेशनल ये सारी लोगों की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, प्रॉपर्टीज थी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ गई, गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट हुआ था। तो नवाज शरीफ ने आके उसकी ऑपोजिटली प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की थी। आप समझ लें नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं किसी हद तक। प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हुआ था कि बहुत सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी उन ऑर्गेनाइजेशंस पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से,
जब नेशनलाइजेशन हुई थी ना पाकिस्तान में, उस टाइम पे बहुत से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हटा ली थी और रोक दी थी बिल्कुल उन ऑर्गेनाइजेशन में से। क्यों? क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो प्रॉफिट तो सारा गवर्नमेंट को जा रहा है बहुत हद तक, तो उनको तो प्रॉफिट ही नहीं मिलना, तो वो क्यों अपने पैसे लगाएं? ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ गई ना। जब प्राइवेट ये काम होता है तो अपने तरह के तरीके से लोग करते हैं, लोग अपने पास सारा प्रॉफिट जाता है, इन्वेस्टर्स को पूरा पूरा प्रॉफिट जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है तो फिर गवर्नमेंट के अंडर वैसे प्रॉफिट नहीं जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो काफी हद तक खत्म हो गई थी, लेकिन नवाज शरीफ के इस प्राइवेटाइजेशन की स्टेप के बाद बहुत से लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत से बाहर के लोगों ने यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट किया था प्राइवेटाइजेशन के इस प्रोसेस की वजह से। तो खैर नवाज शरीफ वैसे भी खुद भी बिजनेसमैन थे, इनकी शुगर मिल्स थी बहुत सी, तो उनको नवाज शरीफ को खुद भी बहुत बेनिफिट हुआ था इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से। खैर एक दूसरा एक बहुत प्रॉमिस जो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा किया था वो ये था कि इंडिया के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं कश्मीर की बेस पर उनको खत्म करेंगे, जो कि आज तक हो तो नहीं सके। कोशिश आके लोगों ने बहुत सी की लेकिन फाइनली हो नहीं सके खत्म। इन्होंने भी कोशिश की थी अपनी तरफ से इंडिया से अच्छे रिलेशंस रखने की। ओके, देन 1990 में फर्दर क्या हुआ था, प्रेसिडेंट नवाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, बिल्कुल डिसमिस कर दिया गया था, उनकी ये भी करप्शन की और इस सब की बेस पे किया गया था। फिर नवाज अपील टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विच रीइंस्टेटेड हिम एज प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ ने अपील की थी कोर्ट में जाके और कोर्ट ने फिर इनको वापस प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन पे वापस ले आई थी कोर्ट। फिर नॉट सरप्राइजिंगली अब उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हटाया था नवाज शरीफ को, जो कि प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने हटाया था नवाज शरीफ को, उनकी जो थी गवर्नमेंट को हटाया था। लेकिन जब वो वापस आ गए तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो बीच रिलेशंस थे वो बहुत खराब हो गए थे और दैट द गवर्नमेंट वाज एट अ स्टैंड स्टिल। अब स्टैंड स्टिल क्या होता है, स्टेट करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ मोशन और ऑफ प्रोग्रेस, की बिल्कुल कंट्री ना एक तरह से ठहर गई थी, रुक गई थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, कोई इस तरह की वो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन खराब रिलेशंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान। दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया था कि रिजाइन कर देंगे इकट्ठे और न्यू इलेक्शंस होंगे। फिर न्यू इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर 1993 में, जिसमें बेनजीर भुट्टो वापस आ गई थी और हाँ, बेनजीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर वापस आ गई थी। और जब प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया था तो प्रेसिडेंट भी न्यू इलेक्ट हुए थे और वो इलेक्ट हुए थे फारूक अहमद लगारी, जिनकी पिक्चर आपकी बुक से मैंने यहाँ पे लगाई है। फारूक अहमद लगारी जो थे उस वक्त वापस प्रेसिडेंट बने थे, वहाँ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। फिर रिलेशंस विद इंडिया डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है बिगड़ जाना, मजीद खराब हो जाना, टू बिकम वर्स। और दोनों कंट्रीज ने फाइनली 1993 में आके ये एडमिट कर लिया था कि ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। उस वक्त तक किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया था, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने, खुल के कि वो न्यूक्लियर पावर है। ये तब 1993 की बात है। लेकिन जब दोनों ने अनाउंस किया तो दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक तरह से स्ट्रांग हो गई थी, न्यूक्लियर पावर का मतलब है स्ट्रेंथ मिलना, जो कि उस वक्त हर किसी के पास नहीं, सिर्फ आई थिंक 5 कंट्रीज के पास थी न्यूक्लियर पावर। तो उस वक्त ये दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा वो था और दोनों कंट्रीज के रिलेशन मजीद खराब हुए थे उस टाइम पे। और इसका रिजल्ट में क्या होता है, जो सीज फायर लाइन है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, कश्मीर की जो एक ड्रॉ की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कि जिसकी बेस पे कुछ कश्मीर का एरिया इंडिया के पास चला गया था और काफी एरिया कुछ ही एरिया हमारे पास आया था, कश्मीर का थोड़ा सा एरिया। और इसका ये रूल था कि इसकी बेस पे लोगों सीज फायर जंग को रोक दिया जाएगा, इसीलिए इसको सीज फायर लाइन कहा जाता है। सीज फायर मतलब जंग बंदी, कि इस कोई जंग नहीं होगी, दोनों को तरफ जो है लोग सुकून से रहेंगे कश्मीर में। लेकिन बहुत से उस वक्त फाइटिंग जो थी बढ़ गई थी, बहुत से रोज की जो थी वो काफी, खैर फाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई दोनों कंट्रीज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे। फिर उसके अलावा उसके साथ साथ बॉम्बिंग्स और पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था पूरी कंट्री में। ठीक है, उस वक्त इस सब ये बहुत ज्यादा ना सिचुएशन खराब हो गई थी उस टाइम पे, स्पेशली जो लाहौर में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था, स्पेशली वैसे तो पूरी कंट्री में हुआ था लेकिन लाहौर में भी इस टाइम बहुत हुआ था। और पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट थी, इंस्टेबिलिटी थी, कोई स्टेबलाइज नहीं हो पा रही थी इस कंडीशन को, तो पूरी कंट्री में बहुत बुरे हालात थे उस टाइम पे। So class, this is your today's lecture. That's all for now, and congratulations. Finally, this is the lecture in which there is no written homework. There is no question relevant to today's lecture. So learn the objective of page number 94, 95 and 96. Basically हमने 95 and 96 पेज पढ़े, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रीडिंग 1978 से, आई थिंक 1978 से कि 79 से एग्जैक्टली हमने
हमने रीडिंग इसकी स्टार्ट की थी 1978 से, यस, और 1978 से पढ़ते पढ़ते हमने 1993 तक पढ़ा। हमने देखा ज़ियाउल हक के बारे में बहुत डिटेल में देखा, उनके टाइम पीरियड के, उनके एरा से रिलेटेड क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, क्या क्या काम किया, फिर उसके बाद क्या क्या इफेक्ट लोगों पे पड़ा, फिर रशिया और सोवियत अफगान वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा वो देखा हमने। यूएसए का इम्पैक्ट देखा पाकिस्तान पे, फिर बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, उनके बारे में हमने पढ़ा, कैसे वो बनी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि हमारी इस्लामिक स्टेट की पहली फीमेल पॉलिटिकल लीडर थी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आई थी। इस तरह गुलाम इसहाक खान के बारे में देखा, उन्होंने किस तरह से भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, फिर इलेक्शंस हुए, नवाज शरीफ आए, फिर उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, फिर दोबारा इलेक्शंस हुए जिसमें वापस बेनज़ीर भुट्टो आ गई। फर्दर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर आगे पढ़ेंगे बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट से कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। और अभी के लिए प्लीज़ लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द पेजेस व्हिच यू हैव रेड टिल नाउ। That's all for now. Thank you everyone. Take care of yourselves. Allah Hafiz.